ओके सही है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेल्फ एचिंग एंड रिंसिंग ऑफ डेंटिन। अब हमने पहले स्टेप बाय स्टेप बात की, हमने कहा कि पहले सेल्फ एचिंग प्राइमर की हम इनेमल पे किस तरह लगा रहे हैं, तो कह रहे हैं सेल्फ एचिंग प्राइमर को इनेमल पे लगाएंगे तो अच्छा नहीं मिलेगा, आपको एच पैटर्न नहीं मिलेगा, आप उस पे अलग से फॉस्फोरिक एसिड को कर लें, बचाते हुए कि डेंटिन पे ना लगे। कुछ ना कुछ डेंटिन पे आपने रखना है, टेफलॉन रख दें या आप उसको कॉटन रख दें, कुछ ऐसा रखें कि इनेमल पे डेंटिन पे ना लगे, ठीक है। अब सेल्फ एचिंग एंड रिंसिंग ऑफ डेंटिन किस तरह करेंगे? Strong self-etching adhesives with improved enamel etching performance are currently available. Their ability to bond dentine remains severely compromised. हम पहले बात कर चुके हैं, strong self-etching adhesive नहीं यूज करेंगे. The high intrinsic acidity does not allow complete buffering from the dissolved hydroxyapatite, leading to continuous etching and incomplete polymerization. ये भी एक मसला था जो उस बार बात नहीं आई थी कि जो strong self-etching adhesive है उसमें ये बहुत सारे मसले तो हो रहे थे कि हाइड्रोक्सीएपेटाइट डिप्लीट हो रही थी और वाटर कंटेंट ज्यादा था। एक और भी मसला था कि उसके अंदर कंप्लीट बफरिंग नहीं हो पा रही थी। तो सेल्फ एचिंग प्राइमर अंदर ही रहते रहते अपना काम करता रहता था, मतलब वो कंटिन्यूसली एच भी करता रहता था, तो ये भी उसका एक डिसएडवांटेज था, ठीक है। माइल्ड सेल्फ एचिंग एडहेसिव्स प्रेफर्ड है डेंटिन बॉन्डिंग के लिए। क्यों प्रेफर्ड है? पार्शियली डीमिनरलाइज करते हैं डेंटिन को, लीविंग रेजिडुअल हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स दैट प्रोटेक्ट द कोलेजन फिब्रिल्स, ठीक है। Immediate bond effectiveness and longevity comparable with those achieved with ethanol based. Immediate bonding याद रखें, immediate bonding का लफ्ज आ रहा है, immediate bonding comparable है with 4th generation composites, ठीक है, जो कि 3 स्टेप थे, ठीक है। The application of self etching adhesives to smear layer covered dentine avoids most problems that are encountered when using etch and rinse adhesives. हसन बेटा ऊपर जाओ। Really sorry for all these hindrances. Okay, so am I audible? हम आगे चलें? Am I audible? अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि Am I audible? आप लोग मुझे सुन सकते हैं? यस सर, आवाज आ रही है। ओके, सो अब सेल्फ एचिंग में हमने बात कर ली स्ट्रॉन्ग की, माइल्ड की, इमीडिएट बॉन्ड इफेक्टिवनेस की बात कर ली। अब आ जाए एप्लीकेशन ऑफ सेल्फ एचिंग एडहेसिव टू स्मेयर लेयर कवर्ड डेंटिन अवॉइड्स मोस्ट प्रॉब्लम्स दैट आर एनकाउंटर्ड व्हेन यूजिंग एच एंड रिंस एडहेसिव्स, ठीक है।
एच एंड रिंस एडहेसिव्स में क्या प्रॉब्लम हो रहे थे, वो सारे रिड्यूस हो रहे हैं। ज्यादा देर हमें नहीं, हमें टाइम गिवन होता था कि इतनी देर एच करना है, इतनी देर वॉश करना है, फिर इस तरह बॉन्ड लगाना है, इतना वाटर रहना चाहिए, इतना ड्राई करना है, इतना वेट रखना है। वो सारे मसले इससे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, क्या मसले थे? इंक्लूड्स एक्सेसिव एचिंग, सब ऑप्टिमल रिंसिंग ऑफ द एचिंग एजेंट, क्योंकि एच करने के बाद सेल्फ एचिंग प्राइमर को हम ड्राई कर रहे हैं, हम वॉश तो कर ही नहीं रहे हैं, वो खुद ही न्यूट्रलाइज हो रहा है विद द कैल्शियम फॉस्फेट जो बाहर आ रहे हैं, उसके अंदर जो वाटर है उससे वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। ठीक है, सब ऑप्टिमल रिंसिंग ऑफ द एचिंग एजेंट। ठीक है, inappropriate adhesive application because of over wetting or over drying of over acid etched dentine. The reactive monomers contained in some mild two-step etching adhesives establish a chemical bond with the mineral component of the dentine. ठीक है, ये वही वाली बात है कि 10 MDP वाली हमने बात की थी कि जो 10 MDP है वो मिनरल कंपोनेंट ऑफ द डेंटिन जो कि हाइड्रोक्सी एप्टाइट है उससे अच्छी तरह से बॉन्ड कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, functional monomers such as 10 MDP are responsible for this chemical interaction. Ionic bonds are formed between the carboxylic or the phosphate groups within the functional monomers and the calcium of the hydroxyapatite. वही सारी पुरानी बातें हैं जो हम अभी कर चुके हैं कि जो आयनिक बॉन्ड है वो हाइड्रोक्सीएप्टाइड से डेवलप हो रहा है। रिजल्टिंग हाइब्रिड लेयर माइक्रोमैकेनिकल इंटरलॉकिंग एग्जिबिट करेगी, एडिशनल केमिकल इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, removal of the smear layer created by the demineralization of the dentine during phosphoric acid etching depletes most of the hydroxyapatite in dentine that could be available for such chemical interaction, which in turn reduces the bond strength created by mild two-step self-etching adhesives. ठीक है, तो smear layer को जो हम रिमूव कर रहे थे एच एंड रिंस अप्रोच में और इधर नहीं कर रहे हैं, वो फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि वो केमिकल इंटरेक्शन का बायस बनती है, केमिकल अट्रैक्शन हो पाती है उसकी वजह से टू स्टेप में, जो कि एच एन एन में नहीं हो पा रही थी। ठीक है, अब बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। अब अगेन बात याद रहे कि सेल्फ एचिंग प्राइमर के अंदर हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट था और बॉन्डिंग के अंदर कोई मोनोमर नहीं है, कोई सॉल्वेंट नहीं है। ठीक है, इट्स एन अनसॉल्वेटेड मोनोमर। This will provide a very good hydrophobic coating on top of the area created by a self-etching primer and will get a good bond with the composite. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई solvent नहीं है। Thus, the clinical recommendation described above for 3-step etch and rinse adhesives are also applicable for 2-step self-etching systems. ठीक है, वही बॉन्डिंग प्रोटोकॉल रहेगा जो कि 3 स्टेप में था एच एंड रिंस में, कि प्राइमर हमने अप्लाई किया था, एयर ड्राई किया था उसको, और अब हम उस पर बॉन्डिंग एजेंट माइक्रो ब्रश से अप्लाई करेंगे और उसको ब्रिस्टल ब्रश से अच्छी तरीके से फैला देंगे ताकि इक्वली स्प्रेड हो जाए। एयर ड्राई करेंगे अगर उसको एयर मारेंगे तो उसमें क्या मसला होगा, उसके अंदर स्प्रेड तो हो जाएगा लेकिन अनइक्वली जो है वो डिवाइड हो जाए। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू एक्चुअली use a bristle brush after application with a micro brush so that your bonding agent is equally distributed in all parts of the cavity and it is not pooled in one part. ठीक है, now coming to one step self etching. ठीक है, अब one step self etching की आप वीडियो देख लें ताकि इसको भी आपको समझ में आ जाए, फिर हम स्टेप बाय स्टेप वन स्टेप सेल्फ एचिंग की बात करेंगे। ठीक है, वन स्टेप सेल्फ एचिंग में रबर डैम लगाया हुआ है और ये वन स्टेप सेल्फ एचिंग में देखें एक ही चीज में, एक ही बॉटल में सेल्फ एचिंग प्राइमर और बॉन्ड है और इसने सिर्फ और सिर्फ इसी को बार बार लगाया, सेकंड एप्लीकेशन की इसकी, इसी बॉन्ड की सेकंड एप्लीकेशन की है, ब्रश कर रहा है अच्छी तरह से। ठीक है, डेंटिन को भी लगाया, इनेमल को भी लगाया, थर्ड एप्लीकेशन की इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर रहा है। मतलब वन स्टेप सेल्फ एचिंग में मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करने में फायदा है। सही बात समझ में आ रही है? ठीक है, एयर जेंटली ब्लो किया इसने, ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से जो, चूंकि वन स्टेप सेल्फ एचिंग में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सॉल्वेंट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो आपने अच्छी तरह से ब्लो करके सारा सॉल्वेंट को एवेपोरेट करना है। ठीक है, नाउ ही इज क्योरिंग। ठीक है, इसके बाद इस पे कंपोजिट अप्लाई होगा। ठीक है, टू स्टेप सेल्फ एचिंग में कोई क्वेश्चंस हैं?
Any questions? Any questions? Any questions? Or we need to move forward? आगे चलें? Yes, sir. ओके ठीक है। अच्छा, वन स्टेप सेल्फ एचिंग में अब क्या हो गया कि सेल्फ एचिंग प्राइमर और बॉन्ड एक ही बॉटल में मौजूद है। ठीक है, तो अब जब होगा क्या, इसमें हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट, इसमें क्या हो रहा था, सेल्फ एचिंग प्राइमर में सारा हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट था लेकिन बॉन्ड बिल्कुल हाइड्रोफोबिक था। इसमें हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट एक ही फेज में मिला हुआ है, ऑल इन वन है, ऑल इन वन बॉटल है। सेल्फ एचिंग प्राइमर आपको सिर्फ एक ही बॉटल यूज करनी है, तो कितना अच्छा हो गया फॉर क्लिनिशियंस। लेकिन कितना आप देखेंगे इसको, कितना ज्यादा मार्केट में कितना पिटा है ये, और कितना ज्यादा जो है वो इसको डिस्कस किया गया है कि ये जो है वो इतना अच्छा मटेरियल नहीं साबित हुआ। ठीक है, तो क्या मसला क्या है इसमें, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट एक ही बॉटल में मौजूद है। क्लासिफाइड एज 7th और 8th जनरेशन, 7th भी कहते हैं 8th भी जनरेशन कहते हैं इसको। They may be multi-bottle mixed just to prior to use, और single bottle all in one system। या फिर single bottle में आएगा, या तो फिर एक ऐसी ट्यूब में आएगा जिसमें आप प्रेस करेंगे तो एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से जाकर मिल जाएगा। I'll try to share some pictures of the which I am talking about। ठीक है, वो आप एक प्रेस करते हैं, एक उसमें एक वो दिया हुआ, एक कंपोनेंट दिया हुआ था, उसको प्रेस करते हैं तो दूसरे कंपोनेंट से जाकर मिल जाता है, फिर वो उसको प्रेस करते हैं तो बॉन्डिंग एजेंट के ब्रश पे आ जाता है वो। ठीक है, अच्छा, these systems one step self etching adhesives combine 3 steps of the adhesion process into the application of a single solution containing complex mixtures of hydrophilic and hydrophobic resin blends, acid and water to activate etching। अब क्या क्या हो रहा है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक रेजिन कंपोनेंट्स मिल गए, एसिड भी इसी में है, इसी में वाटर है, इसी में बॉन्डिंग एजेंट है, यूडीएमए दिस जीएमए भी इसी में ही है, एचएन भी इसी में, 10 MDP भी इसी में ही है, वाटर भी इसी में ही है, सारे कंपोनेंट्स एक साथ मिक्स हो गए। ठीक है, this class of adhesive system has the highest hydrophilic monomer content। हाइड्रोफिलिक मोनोमर कंटेंट इसका सबसे ज्यादा होता है, और हमें पता है जब किसी चीज का हाइड्रोफिलिक मोनोमर कंटेंट सबसे ज्यादा होता है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या इश्यूज आते हैं, हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन भी सबसे ज्यादा उसी में ही होती है। ठीक है, although these adhesives simplify the clinical application, they result in lower immediate bond strength। अब मसला क्या होगा, सिंप्लीफाई तो हो गया क्लिनिकल, लेकिन इमीडिएट बॉन्ड स्ट्रेंथ ही, हमने 6th जनरेशन में बात की, 6th जनरेशन में इमीडिएट बॉन्ड स्ट्रेंथ 4th जनरेशन के कंपैरेबल थी, लेकिन यहाँ पे इमीडिएट बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत रिड्यूस्ड है, कोई कंपैरिजन नहीं है। Adhesive interface stability may also be compromised by the use of one-step self-etching adhesives because of expedited aging phenomena। अब जब वाटर कंटेंट इतना ज्यादा है तो एजिंग फिनोमेना भी एक्सपेडिटेड हो जाएगा ना, मतलब ज्यादा जल्दी एज करेगा वो, क्योंकि वाटर कंटेंट उसमें इतना ज्यादा है। जैसे हमने बताया था आपको, जब वाटर कंटेंट नीचे रह जाता है हाइब्रिड लेयर में तो वो प्लास्टिसाइज कर देता है बॉन्ड को, वो जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज खराब कर देता है, वो एड्सॉर्प्शन कर देता है रेजन में। ठीक है, और नैनो लीकेज कॉज करता है, तो ये सारे मैकेनिज्म्स एक्शन में आ जाएंगे क्योंकि वाटर कंटेंट ज्यादा है। The high hydrophilic monomer content of these formulations produces an adhesive interface after polymerization that acts as a semi-permeable membrane। होगा क्या कि उस एरिया में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाएगी, मतलब वहां से जैसी प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा फ्लूइड का, वो अंदर सीप कर जाएगा हाइब्रिड लेयर के अंदर। Acts as a semi-permeable membrane on the dentine surface, allowing fluids to cross the interface because of the osmotic pressure gradients। ठीक है, इनको simplified adhesives भी किया जाता है। जिस तरह HN rinse में 5th जनरेशन जो थे, जिसमें आपने H अलग करना था और प्राइम एंड बॉन्ड की एक बॉटल थी जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, उनको भी simplified adhesives कहा जाता है, इनको भी simplified adhesives कहा जाता है, जो कि 7th and 8th जनरेशन है। Simplified adhesive thus demonstrate increased water absorption which promotes polymer swelling। अब जिस तरह मैंने बताया, जब सीप करेगा वाटर अंदर हाइब्रिड लेयर में, ठीक है, चैनल बना हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनी हुई है, तो पॉलीमर स्वेल कर जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन होगी। हमने हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन की पहले बात कर ली है तो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको पार्ट 2 में भी सवाल आया है इसका, इसके बारे में जो अगली लाइन में डिस्कस कर रहा हूँ,
तो हाइड्रोफोबिक डायमेथाक्लेट्स हैव बीन एडेड टू वन स्टेप एडहेसिव्स टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर नेटवर्क्स। ठीक है, द हाइड्रोफिलिक मोनोमर्स टेंड टू क्लस्टर बिफोर पॉलीमराइजेशन। अब जो हाइड्रोफिलिक मोनोमर्स, हाइड्रोफोबिक कंटेंट भी है इसमें, लेकिन मसला क्या है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मिला हुआ है। तो ये होता क्या है कि वो चैनल्स बनते रहेंगे अंदर। हाइड्रोफोबिक कंटेंट का कोई फायदा नहीं है जब हाइड्रोफिलिक कंटेंट इतना ज्यादा मौजूद है एक ही सिस्टम में, तो उसके अंदर वाटर फिल्ड चैनल्स बन जाएंगे जिनको वाटर ट्रीज भी कहा जाता है। ठीक है, रेटिकुलर पैटर्न मिलता है हमें, हम बात करेंगे इसकी नैनो लीकेज में अगले टॉपिक में। ठीक है, these channels permit the movement of water from the underlying dentine through the hybrid and adhesive layers to reach the adhesive composite interface। तो सर डायग्राम बनाकर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, आपसे और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हमने बात की थी डेंटिन की। डेंटिन के अंदर ये डेंटिनल ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर हमने कहा कि माइक्रो एच पैटर्न बन रहा है। ये सारा स्मेयर लेयर पड़ी हुई है, इसमें स्मेयर लेयर पड़ी हुई है। अब ये वाला क्या करेगा, ये जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे अंदर ये सारा एरिया वाटर है, सारा एरिया ये वाटर है, ये सारा एरिया वाटर है। अब ये वाटर जो है वो पॉलीमर को स्वेल कर देगा अंदर से। हाइड्रोफोबिक कंटेंट मौजूद है इसमें, लेकिन फिर भी पॉलीमर स्वेल हो जाएगा। और जब पॉलीमर स्वेल हो जाएगा तो अंदर यहाँ पे इस एरिया में मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, एक चैनल बना हुआ होगा। जब ऊपर कॉम्पोजिट आ गया, सब कुछ आ गया, फिर भी अंदर इसके वाटर सीप इन करता जाएगा, वाटर सीप इन करता जाएगा। इनको कहते हैं वाटर ट्रीज या वाटर चैनल्स। रेटिकुलर पैटर्न बना हुआ होता है यहाँ पे। ठीक है, इस वाटर सीप करने की वजह से इस रेजन में जो बॉन्ड बन रहा है इसमें हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, हाइड्रोलाइज हो जाएगा ये बॉन्ड। ठीक है, वाटर की वजह से वाटर तोड़ देगा इस बॉन्ड को। These channels permit the movement of water from the underlying dentine through the hybrid and adhesive layers to reach the adhesive composite interface। ठीक है, अब क्या है, high hydrophilic domains हैं and the presence of water result in suboptimal polymerization। जब एक जगह पे वाटर इतना ज्यादा मौजूद होगा तो पॉलीमराइजेशन भी पूरी तरह से नहीं कर सकेगा वो, और बॉन्ड लॉन्जेविटी नहीं होगी। ठीक है, this process creates a porous structure with reduced sealing ability along the adhesive interface। क्या होगा, बॉन्ड पोरस बनेगा, बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा। जब बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा, सही पॉलीमराइज नहीं होगा, प्लास्टिसाइज हो जाएगा, पॉलीमर स्वेल कर जाएगा, तो नैनो लीकेज होगी। नैनो लीकेज होगी तो इस वाले में मसला ये होता है कि इस 7th and 8th जनरेशन में डी बॉन्ड भी होती है फिलिंग। पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी तो दूर की बात, फिलिंग डी बॉन्ड हो जाती है क्योंकि पॉलीमराइज ही नहीं हुई, तो इसकी इमीडिएट बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। जिस तरह हमने बात की थी कि 5th जनरेशन की इमीडिएट बॉन्ड स्ट्रेंथ 4th जनरेशन से कम है, इसकी भी हमने 4th जनरेशन 5th जनरेशन की इमीडिएट बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है। सिर्फ ये वाला है जिसकी इमीडिएट बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे लो है। ठीक है, एप्लीकेशन टू एनेमल है, उसी तरह ही एप्लीकेशन टू एनेमल करेंगे। इसकी अलग से एनेमल को एच करना पड़ेगा। ठीक है, अलग से एनेमल को एच करना पड़ेगा। नॉन इंस्ट्रूमेंटेड एनेमल को तो वैसे ही अलग से एच करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंटेड एनेमल को फिर भी थोड़ा एच कर देता है। डेंटिन को अप्लाई करने के लिए अब इन्होंने बोला कि भाई बार बार एप्लीकेशन करें, मल्टीपल टाइम्स लगाएं तो शायद फायदा हो जाए। ठीक है, और एजिटेट करके लगाएं तो शायद फायदा हो जाए, ज्यादा देर क्योर करें तो शायद फायदा हो जाए। और तीसरा इन्होंने बोला कि भाई इस सिस्टम के साथ भी हाइड्रोफोबिक कोटिंग यूज करें आप। लेकिन ये किताब में भी ये लिखा हुआ है कि कोई फायदा नहीं हुआ हाइड्रोफोबिक कोटिंग यूज करने का, क्योंकि जब आपको हाइड्रोफोबिक कोटिंग यूज ही करनी है तो भाई आप 6th जनरेशन वाला यूज कर ले। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक आई वुड लाइक टू टेक क्वेश्चंस। हमारा 1 स्टेप एंड 2 स्टेप सेल्फ एच एडहेसिव्स खत्म हो गया है, अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल एडहेसिव्स। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? आगे बढ़े? किसी के कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? सर। जी सर। ठीक है, अच्छा अब
सेल्फ एचिंग के बाद, सेल्फ एचिंग प्राइमर्स के बाद, जो नई सिस्टम आया, जो न्यू वो हुई है, इसमें एडवांसमेंट हुई है, वो आई है यूनिवर्सल एडेसिव्स की। तो यूनिवर्सल एडेसिव्स की मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ये वीडियो, तो टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम रह गया है। ठीक है, यूनिवर्सल एडेसिव्स ऐसे एडेसिव्स हैं जो कि सेल्फ एच अप्रोच में भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये ऐसी बॉटल है, हमने बात की है सेल्फ एचिंग की, ठीक है, ये भी सेल्फ एचिंग में ही आते हैं, हमने बात की थी 2 स्टेप सेल्फ एचिंग की, ठीक है, और 1 स्टेप सेल्फ एचिंग की। अब नीड हुई कि ऐसा एजेंट निकाला जाए। अब ये सेल्फ एचिंग प्राइमर्स जो हैं, ये हमारे इनका बिल्कुल कैटेगरी अलग है। इनको एच एंड रिंस अप्रोच के साथ नहीं यूज कर सकते, हम इनको रिंस नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट ने बोला एक ऐसी चीज निकाली जाए जो कि यूनिवर्सल एडेसिव्स हो, जिसको एच एंड रिंस अप्रोच में भी यूज कर लें, सेल्फ एच अप्रोच में भी यूज कर लें, टोटल एच भी कर लें, उससे सेलेक्टिव एच भी कर लें, मतलब पूरा एच भी एक साथ कर लें, उसके बाद वो एडेसिव लगा दें, या सेलेक्टिव एच कर लें। ठीक है, ऐसा एडेसिव निकाला जिसके अंदर 10 MDP भी मौजूद है, और एच एंड रिंस का हीमा भी मौजूद है, और वाटर भी मौजूद है, एसीटोन भी मौजूद है। मतलब एक यूनिवर्सल एडेसिव निकाला जिससे सेल्फ एच अप्रोच भी की जा सकती है, जिससे एच एंड रिंस अप्रोच भी की जा सकती है, जिससे मेटल को भी एच किया जा सकता है, जिसको सिरेमिक पे भी यूज किया जा सकता है। ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगी। ऐसा ही है, एक बॉटल है, ठीक है, एक बॉटल है जिस पे लिखा हुआ होता है यूनिवर्सल एडहेसिव। इस यूनिवर्सल एडहेसिव में 10 MDP भी होता है। 10 MDP का क्या काम था? 10 MDP हाइड्रोक्सी एप्टाइड से जाकर बॉन्ड बना लेता था, ठीक है। और जब सेल्फ एचिंग प्राइमर्स की बात कर रहे थे तो हमने बात शायद डिस्कस नहीं की, उस सेल्फ एचिंग प्राइमर में 10 MDP होता है, हीमा कम होता है या नहीं होता, या नॉन हीमा भी कहलाते हैं वो। लेकिन इस यूनिवर्सल एडहेसिव में हीमा भी मौजूद है, वाटर भी मौजूद है, और एसीटोन भी मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। तो इससे आप एच एंड रिंस अप्रोच भी कर सकते हैं, सेलेक्टिव एच, टोटल एच अप्रोच भी कर सकते हैं, सेलेक्टिव एच भी कर सकते हैं, सेल्फ एच अप्रोच भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आपने इसको नॉर्मल यूनिवर्सल एडहेसिव में आपने इसको इस तरह यूज कर रहे हैं कि इसके अंदर सेल्फ एचिंग प्राइमर भी है, इसके अंदर बॉन्ड भी है, तो कर सकते हैं इसको। जिस तरह 1 बॉटल सिस्टम था, ये समझ लें 1 बॉटल सिस्टम की तरह ही है, लेकिन 1 बॉटल सिस्टम से आप जिसमें सेल्फ एचिंग प्राइमर और बॉन्ड दोनों साथ में मिला हुआ होता है, उससे आप मेटल को एच नहीं कर सकते, सिरेमिक को एच नहीं कर सकते, मतलब सिरेमिक पे नहीं लगा सकते, वो सिरेमिक के साथ कुछ नहीं करेगा। इसमें आपने कुछ नहीं लगाना, बस यही यूज करना है। चाहे आपको कोई ईमैक्स का क्राउन लगाना हो, चाहे वीनियर लगाना हो, चाहे मेटल को करना हो, you just have to use this universal adhesive, and you have to use this universal adhesive on the intaglio surface of your crown or your veneer, and you have to etch the enamel on the tooth and then apply this on the dentine, बस, ठीक है। उसके बाद क्योर करना है दोनों जगहों को, और आपने ल्यूटिंग सीमेंट लगाकर उसको सीमेंट कर देना है, ठीक है, या कॉम्पोजिट लगाकर फिलिंग कर देनी है, ठीक है। तो क्या है, एडवेंट ऑफ यूनिवर्सल एडेसिव, डेंटिस्ट आर नाउ यूजिंग द सेम डेंटिनल एडेसिव फॉर डिफरेंट एडेशन स्ट्रेटजीज, सेल्फ एच, एच एंड रिंस, सेलेक्टिव इनेमल एच एडेसिव। मतलब एक ही यूनिवर्सल एडेसिव से सारे फंक्शन हो रहे हैं, ठीक है। 1 स्टेप सेल्फ एच एडेसिव्स हैं दैट कैन बी यूज्ड अंडर डिफरेंट एडेशन स्ट्रेटजीज, है ये भी 1 स्टेप की वैरायटी, ठीक है। मेजर डिफरेंस क्या है? Traditional one-step self-etching adhesives and universal adhesives is that most universal adhesives contain MDP. Self-etching adhesives में कुछ ऐसे adhesives थे जिनमें 4 मेटा भी था। Universal adhesives में इन्होंने universal कर दिया, मतलब एक कहानी को डन कर दिया कि भाई इसमें मेटा नहीं यूज होगा, इसमें 10 MDP यूज होगा, ठीक है।
which is capable of bonding ionically to hydroxyapatite through nano layering. ठीक है, the 10 MdP molecule forms stable, हमने 10 MdP के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट्स के साथ जाके बॉन्ड कर लेता है ये, और विदाउट कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डीकैल्सिफिकेशन. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग 10 MdP की ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 4 मेटा और फिनाइल पी से. ठीक है, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग प्रोवाइडेड बाय 10 MdP डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल. अब सबसे बड़ा मसला आता है 10 यूनिवर्सल एडेसिव में, ये डिसएडवांटेज क्या है, चूंकि इसके अंदर हीमा भी है 10 MdP भी है, तो 10 MdP जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा केमिकल बॉन्डिंग टू स्ट्रक्चर्स है. ठीक है, अब इसके साथ मसला ये होता है कि इसकी इसमें 10 MdP जो होता है, 10 MdP कंसंट्रेशन जो होती है वो चूंकि हीमा की वजह से डाइल्यूट हो जाती है, तो ऐसा जा सकता है कि ये इतना ज्यादा 10 MdP इफेक्टिव नहीं है इसमें जितना सेल्फ एचिंग एडेसिव में था. ठीक है, extent of chemical bonding in universal adhesives is very weak compared to that observed for the two-step self-etch approach. क्यों? क्योंकि 10 MdP और हीमा दोनों है. अब दोनों प्राइमरी हैं, लेकिन 10 MdP ज्यादा होगा तो फंक्शनल मोनोमर ज्यादा होगा तो ज्यादा बॉन्ड बनाएगा वो विथ हाइड्रोक्सीएप्टाइड. ठीक है, the presence of HEMA may hamper the chemical bonding to 10 MdP containing universal adhesives because it reduces the formation of MdP calcium salts. हमने बात की थी कि 10 MdP का काम होता है कैल्शियम से जाकर बाइंड कर जाना, बॉन्ड बना लेना. अब मसला यहाँ पे क्या होगा कि 10 MdP कैल्शियम से जाकर इतना ज्यादा बॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि इतना ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि 10 MdP वैसे ही कम होगा. ठीक है, अच्छा, अब इंप्रूवमेंट्स किस तरह आएंगी इसमें? इंप्रूवमेंट्स ये आएंगे कि जब आप ये लगाए तो अच्छी तरह से रब करते रहें. जब अच्छी तरह से रब करेंगे तो 10 MdP के जितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे वो और ज्यादा इंटीमेट कांटेक्ट में आ जाएंगे विद द डेंटीन. ठीक है, और सॉल्वेंट जो मौजूद है इसके अंदर उसकी ज्यादा एवेपोरेशन हो जाएगी. इसमें सारे मसाइल वही हैं वन स्टेप सेल्फ एच एडेसिव वाले. बस एडिशनल फीचर क्या है कि चूंकि इसको आप यूज कर सकते हैं बॉन्ड करने के लिए भी ऑफ पोर्सलिन विनियर्स एंड ऑफ सिरेमिक क्राउन्स, तो इसमें सारे मसले वही हैं जो वन स्टेप के थे. बस काम आपने उसी तरह करना है कि आपने ज्यादा उसको एजिटेट करना है, ज्यादा कोटिंग लगाएंगे ताकि ज्यादा सॉल्वेंट एवेपोरेट हो. ठीक है, तो फायदा यह है कि दिस कैन बी यूज बिकॉज प्रीवियसली हमें पहले जो है वो जब हम यूज करते हैं ईमैक्स क्राउन्स यूज करते हैं, ग्लास सिरेमिक क्राउन्स यूज करते हैं, तो हमें उसके ऊपर साइलेंट कपलिंग एजेंट, पहले उसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से एच करना पड़ता था, फिर उसको साइलेंट कपलिंग एजेंट लगाना पड़ता था. अब कहते हैं कि कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये बॉन्ड लगा दें, ये एच भी कर देगा, प्राइम भी कर देगा, बॉन्ड भी कर देगा, सब कर देगा. ठीक है, तो यूनिवर्सल एडेसिव्स शो साइंस ऑफ इंटरफेशियल बॉन्डिंग डिग्रेडेशन आफ्टर 12 मंथ वाटर स्टोरेज. इनका भी वही मसला है हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन का. ठीक है, अगर 10 मंथ के लिए उनको पानी में स्टोर कर दिया जाए तो ये इंटरफेशियल बॉन्डिंग डिग्रेडेशन कर देंगे. ठीक है, चाहे सेल्फ एच की तरह से यूज करें या एच एंड रिंस के साथ यूज करें, कोई भी स्ट्रेटेजी के साथ यूज करें, चूंकि इसमें हाइड्रोफिलिक कंटेंट ज्यादा होता है तो ये मसला इसमें रहेगा. ठीक है, एनी क्वेश्चंस इन यूनिवर्सल एडेसिव्स? किसी के कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चंस? इसके बाद हम लास्ट स्लाइड करेंगे और फिर छुट्टी करेंगे हम. ठीक है, एनी क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू आंसर? यू वुड लाइक मी टू आंसर एनी क्वेश्चन? सर ये जो डिफरेंट आपने इसकी टाइप्स बताई हैं कंपोजिट्स की और उसके सारा प्रोसीजर, तो ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो होता है उसमें सब में डिफरेंस आ जाता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइप उसकी जो यानी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है, हाइड्रोफिलिसिटी और हाइड्रोफोबिसिटी जो है? देखें, सेल्फ एचिंग प्राइमर का मसला मैंने आपको यही बताया ना कि हाइड्रोफिलिक ज्यादा है ये. ठीक है, तो 6th जनरेशन में जब ज्यादा हाइड्रोफिलिक था तो उन्होंने साथ में बॉन्डिंग एजेंट दे दिया, उसको बोला कि इसके ऊपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग कर लो तो ये मसला हल हो जाएगा. लेकिन चूंकि उनको टेक्निक सेंसिटिव कम बनाना था, इन्होंने सबको एक में डाल दिया, अब ये हाइड्रोफोबिक हो गया है. ठीक है, ये यूनिवर्सल एडेसिव और सेल्फ एचिंग वन स्टेप एडेसिव जो हैं ये ज्यादा हाइड्रोफिलिक हैं, कम हाइड्रोफोबिक हैं, तो इनमें मसले तो रहेंगे ये. ठीक है,
तो चाहे कोई भी कॉम्पोजिट यूज कर लें आप, इनमें मसले रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में भी कहते हैं कि अब यही हो रहा है कि टेक्निक सेंसिटिविटी को हट के जो बेहतर चीज है उसको इस्तेमाल करना है। लोग दोबारा 4th जनरेशन और 6th जनरेशन की तरफ जा रहे हैं, और ये कंपनी जो मार्केटिंग गिमिक करके नए नए मटेरियल्स बना रहे हैं, उनको उनके बनाने की वजह से टेक्निक सेंसिटिविटी तो शायद कम हो गई है, लेकिन कोई everyone wants his patient to retain a filling at least for 3 years, composite filling. So if it is not being attained, why to use these materials? Point is this, ठीक है, क्योंकि हमारी किताब में दिए हुए हैं और न्यू जनरेशन हैं, तो हमें पढ़ना जरूरी है। Am I able to answer your question? थैंक यू। और सर वो जो आपने एक बताया था कि पार्ट 2 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था। हाँ, वो आ रहा है, नैनो लीकेज में आ रहा है, थोड़ा सा सर बता दें। वो नैनो लीकेज में आ रहा है, नैनो लीकेज में आगे आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्सल एडेसिव्स की हमने बात कर ली, हम दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यूनिवर्सल एडेसिव्स 1 स्टेप सेल्फ एचिंग एडेसिव्स ही हैं, जिसके अंदर हीमा भी मौजूद होता है, 10 MDP भी मौजूद होता है। इसको सेल्फ एच अप्रोच के साथ, एच एंड रिंस अप्रोच के साथ, सेलेक्टिव एच के साथ, टोटल एच के साथ, इन आपको मेटल को एच करना है, मेटल को बॉन्ड करना है, उसके साथ सिरेमिक को एच करना है, सिरेमिक को बॉन्ड करना है, सबके साथ कुल्लू सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इनका भी वही मसला है, हाइड्रोफिलिक कंटेंट ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन होती है, ठीक है। 12 महीने बाद अगर आप उसको देखें पानी में रख के, जो उन्होंने टेस्ट वगैरह किए उसमें ये फेलियर पे गया, ठीक है। अब माइक्रो लीकेज और नैनो लीकेज क्या होती है? माइक्रो लीकेज तो सिंपल सी बात है कि आपके कॉम्पोजिट और टूथ स्ट्रक्चर के दरमियान गैप आ गया आपकी पुअर टेक्निक की वजह से, या आपका कॉम्पोजिट अच्छा नहीं होने की वजह से, या डिफरेंट वजह की वजह से, तो वो माइक्रो लीकेज हो गई, ठीक है। उसके ऊपर से अंदर सीप कर गया वाटर और नीचे सेंसिटिविटी होना शुरू हो गई, सिंपल है। पैसेज ऑफ बैक्टीरिया एंड द टॉक्सिन्स बिटवीन द रेस्टोरेशन मार्जिन एंड टूथ प्रिपरेशन वॉल्स, ये किस तरह देखेंगे, एग्जामिन किस तरह करेंगे? सिल्वर नाइट्रेट के थ्रू। सिल्वर नाइट्रेट इतना माइन्यूट पार्टिकल होता है कि वो पेनिट्रेट कर जाता है और मार्जिनल सील बता देता है कि भाई इस वाले कॉम्पोजिट में जब आपने ये किया तो अब ये मार्जिनल सील नहीं बनी है, यहां से वाटर नीचे जा सकता है, ठीक है। अब आ जाए यहाँ, व्हाट इज नैनो लीकेज? नैनो लीकेज को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। नैनो लीकेज ये है कि हमने बात की थी ट्यूब्यूल की, ये डेंटिनल ट्यूब्यूल है, ये स्मेयर लेयर है सारी, हमने बात की थी कि ये एच पैटर्न बन गया। अब ये जो एच पैटर्न बना है और ये जो पूरी बॉन्डिंग हुई हुई है यहाँ पे 10 MDP की मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जिन जगहों पे आपका एच पैटर्न बना है और वहां पे आपका बॉन्डिंग एजेंट नहीं जा सका, या हाइब्रिड लेयर सही नहीं बनी, इनएडिक्वेट हाइब्रिड लेयर बनी, ठीक है, मतलब उस जगह से हाइब्रिड लेयर सही तरह से नीचे नहीं बनी हुई, उस जगह पे रेजिन ने कोट नहीं किया हुआ आपके कोलेजन फिब्रिल को, तो वहां पे एक लेयर बनती है जिसको कहते हैं हाइब्रिडॉइड लेयर, ठीक है। वो हाइब्रिडॉइड लेयर क्या लेयर होती है? वहां पे रेजिन पेनिट्रेट नहीं किया हुआ होता, वहां पे कोलेजन फिब्रिल कोट नहीं हुआ होता रेजिन से, मतलब जब हाइब्रिड लेयर सही तरह से नहीं बनी हुई है तो वहां पे एक चैनल है जहां पे वाटर अंदर सीप इन कर जाएगा, जब वाटर अंदर सीप इन कर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, रेजिन को डिग्रेड करेगा, कोलेजन फिब्रिल डिग्रेडेशन होगी, हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन होगी, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। इसको कहा जाता है नैनो लीकेज, ठीक है। The term nano leakage has been used to describe small porosities in the hybrid layer or at the transition between the hybrid layer and the mineralized dentine. नीचे जो डेंटीन है और हाइब्रिड लेयर के दरमियान भी, that allow the penetration of minuscule particles of silver nitrate dye. सिल्वर नाइट्रेट डाई के थ्रू देखा है इन्होंने कि वहां पे जहां पे हाइब्रिड लेयर नहीं बनी हुई, उन्होंने कहा ये हाइब्रिडॉइड लेयर है, ठीक है। अब ये आया था सवाल नैनो लीकेज का पेपर में, ठीक है। पेनिट्रेट और नैनो लीकेज की किस तरह का पैटर्न होता है? पेनिट्रेशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट रिजल्ट्स इन 2 डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ऑफ नैनो लीकेज। एक मिलेगा स्पॉटेड पैटर्न और एक मिलेगा रेटिकुलर पैटर्न। A spotted pattern in the hybrid layer of self-etch adhesives which might be caused by incomplete resin infiltration. Resin नीचे गया ही नहीं, incompletely resin infiltrate हुआ। दूसरा पैटर्न है रेटिकुलर पैटर्न, स्पॉट मिलेगा यहाँ पे, स्पॉटेड पैटर्न मिलेगा। A reticular pattern that occurs in adhesive layer most likely caused by areas where water was not totally removed from the bonding area. एक बना जिसमें सही तरह से कोट नहीं हुआ, रेजिन इन्फिल्ट्रेट नहीं हुआ, और एक बना जिसमें
वाटर जो है वो रिमूव ही नहीं हुआ नीचे से, ठीक है। The term water trees is associated with porosities in the polymerized adhesive layer.